हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया का बुक देखने वाले हैं। बीएसएससी सचिवालय सहायक जो एडुटेरिया का बुक है वो आज हम लोग देखेंगे। जो दरोगा में भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, दरोगा का एग्ज़ाम में भी बहुत ये उपयोगी होगा। और बीएसएससी जो सचिवालय सहायक है उसके लिए तो ये है ही। चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें हम लोग केवल ये जो बुक है एडुटेरिया का, हम लोग इसमें केवल हम लोग जीके और जीएस देखने वाले हैं, करंट देखने वाले हैं और रीजनिंग मैथ इसमें हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें केवल हम लोग जीके जीएस और करंट का पोर्शन देखने वाले हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो ए है, क्वेश्चन एक है इसमें, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। ये कह रहा है, इसको थोड़ा बड़ा हम लोग कर लेते हैं, ये बड़ा कर लेते हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। जो हमारा भारत का संविधान है उस पे सर्वाधिक प्रभाव मतलब किसका है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे संविधान में सर्वाधिक पड़ा हुआ है। देखिए ये इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ फैक्ट है। ये है कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये सारा 1935 के संविधान मतलब 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हम लोग लिए गए हैं। और भी कुछ बहुत सारे हैं जो 1935 के द्वारा लिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कह रहा है प्रारंभ में पूछ रहा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो जो हमारा संविधान है उसमें ये जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, इसमें प्रारंभ में सात दिया गया था मौलिक अधिकार, लेकिन बाद में ये एक को हटा दिया गया जो संपत्ति का अधिकार है। और आज वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार मात्र 6 हैं। अब देख लेते हैं इसमें कुछ 6 जो है उसको देखते हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 हैं जो अभी वर्तमान में है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। इसमें देखिए ये आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मजदूरों का संरक्षण। ए में है ग्राम पंचायतों का गठन, बी ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, सी में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ये तीनों जो है गांधीवादी दर्शन पर है, लेकिन मजदूरों का संरक्षण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है। 4 कह रहा है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। केंद्र सरकार जो है किसकी सिफारिशों के आधार पर समेकित निधि से राज्यों को समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, ये पूछ रहा है। तो ये 4 का ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वित्त आयोग। देखिए इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। पूछ रहा है जो भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में निहित है। तो इसका सही आंसर होगा 5 का ए, केंद्र सरकार। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्रीय सरकार में ये है। देखिए इसमें भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है
देखिए जो तीनों संघ और राज्य या समवर्ती तीनों में जो शामिल नहीं है उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। उस पर विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के जो महान्यायवादी हैं वही मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। देखिए इसमें ये भारत का जो महान्यायवादी है उनका 19 मतलब अनुच्छेद 76 के तहत इनका गठन होता है और भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देते हैं। और जो राष्ट्रपति हैं इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और इन्हें मतलब अटॉर्नी जनरल के नाम से, इंग्लिश अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद, देखिए राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं सभी में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 वैसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। देखिए ये होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जाने की चर्चा है। देखिए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य के विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समापन की प्रस्ताव कुल सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का गठन, सृजन अथवा समापन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भाग 18। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? ये कोको कोला जो हम लोग पेय पदार्थ है हम लोग का जो पीते हैं, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण ये खट्टा स्वाद का अनुभव कराता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, इस फॉस्फोरिक अम्ल के कारण ही ये कोको कोला है जो हम लोग को खट्टा स्वाद का अनुभव कराता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसका सही आंसर होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में कह रहा है, जो ब्रह्मांड में है उसमें कह रहा है जो सर्वाधिक तत्व, वायुमंडल में नहीं ब्रह्मांड में कह रहा है सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है ये इसका सही आंसर होगा। देखिए जबकि वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन का होता है, जो वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन ब्रह्मांड है उसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा 12 का ए, बॉयल का नियम कहलाता है। देखिए स्थिर ताप पर गैस का नियम मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम है। और चार्ल्स का जो नियम है ये स्थिर दाब पर किसी गैस का नियम मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, ये जो है ये चार्ल्स का नियम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैसों में ठोस का उदाहरण है धुआं। देखिए जो धुआं है
वो गैसों में ठोस का उदाहरण है, लेकिन जो वायु है गैस में गैस का, और जो कुहरा है गैस में द्रव का उदाहरण होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा गुण पूछ रहा है, जो किस में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रिक अम्ल में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। 15 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किधर गया क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। इसमें कह रहा है कि जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं वो कौन थी, तो इनको तो सब कोई जानता है। इसका सही आंसर होगा किरण बेदी। जबकि भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, जबकि भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जार्ज थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है, और पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश भी चीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ये संबंधित खेल के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो 18 नंबर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉल बैक है, जो कुश्ती। फॉल बैक शब्द जो है कुश्ती में मतलब फॉल बैक का शब्द जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 19 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। ये राष्ट्रमंडल जो ये खेल था, ये 1930 में मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। हैमिल्टन यानी कि कनाडा जो है, कनाडा का एक हैमिल्टन शहर है, उसी में 1930 इसमें शुरुआत किया गया था। लेकिन हमारा जो भारत है सर्वप्रथम ये 1934 में जुड़ा था। ये इसके बाद जो 20 से है, 20 से लेकर, और इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें 20 से 44 तक जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। और हम पहले ही बोले हैं, इसमें केवल मतलब जीके जीएस और करंट देखने वाले हैं। तो आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग आते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात का जो तट रेखा है वो सबसे लंबा है। भारत में 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलित नहीं है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये शिपकिला है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, ये सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। नाथुला मेघालय, यही गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नाथुला जो है वो सिक्किम में है, और जोजिला जम्मू कश्मीर, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुबनसिरी निम्नलिखित में से की सहायक नदी है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी। देखिए, ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी भी सहायक नदी है, जैसे कामेंग, मानस, संकोश नदी भी इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा जो भारत है, इसमें ये सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग 43% भाग पर, 42 से 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? जम्मू कश्मीर में पूछ रहा है, नहीं है, कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो ये पार्वती है वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि सलाल, उरी, दुलहस्ती ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राष्ट्रीय जलमार्ग, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है कि सर्वाधिक लंबाई 2890 किलोमीटर है, जो काकीनाडा पुदुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी से मतलब से होकर ये संबंधित है। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तीनों से ये होकर जाती है। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम लोग देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बनारसी। बनारसी इसका सही आंसर होगा। ये देखिए जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? इसमें कह रहा है उष्णकटिबंधीय घास स्थल इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंपास। पंपास ही देखिए, पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, जबकि समाना जो अफ्रीका में, कंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुएला उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो। 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, इसको शॉर्टकट इसका नाम नीरी, निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ये सही आंसर होगा 54 का सी, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में है। इसकी 5 क्षेत्रीय और भी प्रयोगशालाएं हैं। ये देखिए जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद में स्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? ग्रीन आर्मी कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 55 का ई, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्र में पूछ रहा है, समुद्र वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओजोन परत के क्षय से हो जाएगा। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी के ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 ईस्वी से प्रभावी हुई, जबकि प्रभावी होती है 1 जनवरी 1989 से। इसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। महानगर एवं कस्बे एवं निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। प्राचीन भारत के
प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका सही आंसर होगा, कौन अपना लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। भारतीय प्राचीन जो भारत है कि प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है 298 ईसा पूर्व में उपवास यानी कि संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 60 का सी, गांधार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है जिसका संरक्षक शक और कुषाण दोनों थे। संरक्षण जो थे शक और कुषाण दोनों थे। 61 है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? जिसका सही आंसर होगा 61 के ऑप्शन डी, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। चंगेज खान जो है ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोदी। लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला देखते हैं, जो लोदी वंश है इसका जो है ये 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63, क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, अकबर द्वारा शुरू किया गया दिन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 63 का ए, विश्व बंधुत्व इसका सही आंसर होगा। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही जो था 1582 का मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। इस धर्म के प्रथम अनुयायी बीरबल था जबकि अबुल फजल इसका प्राचीन पुरोहित था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है, इसमें कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो 1887 ईस्वी का जो था अधिवेशन चल रहा था उसमें ये अध्यक्ष बने हुए थे। बदरुद्दीन तैयबजी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? साबरमती जो आश्रम है इसकी स्थापना पूछ रहा है गांधी जी कब किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में जो है ये साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। देखिए, गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, इसे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचरव नामक स्थान पर किया था। यह आश्रम 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ, तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 66 है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? किस घटना से पहले पूछ रहा है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था ये, जबकि ये पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था और चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि पुस्तक है वो निम्न में से किसका संग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा 67 का एक, कविताओं का ये एक संग्रह है गीतांजलि। देखिए, इस गीतांजलि के लिए इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से दिया गया था। गीतांजलि का अर्थ गीतों का उपहार होता है। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है।
मूलतः ये बांग्ला भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है? ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये भी करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? पहियों पर संग्रहालय, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात टाइटंस जो है वो टाटा आईपीएल 2020 का खिताब जीत लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर जो 72 है ये है, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में, नाम से ये स्पष्ट हो जा रहा है ये किस देश की बनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस की एलिजाबेथ बोर्न जो है प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, ये पूरा करंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इसे घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 76 का ऑप्शन डी, इम्तियाज अनीस इसका सही आंसर हो जाएगा, राइडिंग फ्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारा देश भारत है यही जाइकोव डी को आपातकालीन मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 78। देखिए जो 78 नंबर से जो क्वेश्चन है वो 78 से लेकर 128 तक रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें मैथ और रीजनिंग हम लोग नहीं देखने वाले हैं और सीधे हम लोग 129 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप पादप कोशिकांग में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है? पूछ रहा है इसमें कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्लोरोप्लास्ट है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें उपस्थित वर्णक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। देखिए ये 1932 में किया था इंसुलिन का आविष्कार। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, यह अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। इसका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्नायु। दो अस्थियां एक दूसरे से स्नायु
ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 132 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। 132 में देखना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो ये विटामिन ए ही इसका गलती दिया है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का होता है, जबकि विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 133 ऑप्शन बी, पेंटोस। पेंटोस इसका सही आंसर होगा। डीएनए तथा आरएनए दोनों में पेंटोस प्रकार की शर्करा होती है। डीएनए में यह डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो इसका टॉक्सिकोलॉजी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विषों के अध्ययन से टॉक्सिकोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है 135, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 135 का बी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखिए यदि भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। विशेषकर ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में जानलेवा होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मैथेमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइसोजाइम जो है हमारे लार में पाया जाता है, वो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा इसमें सही सुमेलित है। अमाशय जो है, अम्ल का स्रवण, बड़ी आंत, जल अवशोषण, यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि, डी करा, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सही, ये सही सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 138 है, 138 नंबर है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। हम लोग जो याद रखते हैं स्मरण क्षमता, उसी के बारे में पूछ रहा है, कहाँ होती है। तो 138 का सही आंसर होगा ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के नाम से भी इसे हम जानते हैं, इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह गति नियंत्रण, शरीर की संतुलन या समन्वय एवं ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियंत्रण करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। करेंसी नोट कौन सी संस्था जारी करती है। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जो रिजर्व बैंक है वही भारत में करेंसी नोट जारी करती है। 140 है, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही आंसर भी इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन, सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है कृषकों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका सही आंसर 141 का हो जाएगा बी, 18 से 50। 18 से 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से लेकर 50 वर्ष तक के लिए व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। अब 142 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। भारत में कह रहा है प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब होता है। तो 142 का हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की
प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़त्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर सेल। देखिए, सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है, किसी द्रव्य का तापमान, द्रव्य नहीं द्रव, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घटता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 है, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण जो है ये कौन करता है? तो 146 का सही होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति से होता है। अगला क्वेश्चन है 147 है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को, विद्युत परिपथ जो है पूछ रहा है फ्यूज को, अब ऑप्शन दे दिया है, गर्म तार यानी कि जीवित तार में लगाया जाता है, बी में है उदासीन तार में लगाया जाता है, सी में है भू संपर्क तार में लगाया जाता है, और डी में है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। लोकलांसे सेल, ये लोकलांसे जो सेल है ये कह रहा है लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा, अपवर्तन के कारण ये होता है। अपवर्तन के कारण ही रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना जो है टिमटिमाते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना और जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, ये सब अपवर्तन के नियम हैं। अगला क्वेश्चन 150 है और ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये अपवर्तनांक पूछ रहा है, इसमें सबसे अधिक किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी। बैगनी में जो है वो वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और जो लाल है इसमें अपवर्तनांक रंग का सबसे कम होता है। देखिए, इस तरह हम लोग 150 क्वेश्चन में जो हम लोग हैं ये जीके जीएस और करंट का क्वेश्चन देख चुके हैं। प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।